हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से 8th यानी लास्ट चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंडिया का लगभग तो हम जानते ही हैं। और इंडिया के जो पड़ोसी देश है, इंडिया के पड़ोसी तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी कंट्रीज़ है। तो सबको स्टडी नहीं करेंगे हम, जो सिर्फ दो जो बड़े हैं जैसे कि चाइना हो गया और पाकिस्तान, इन दोनों का स्टडी करेंगे हम लोग कि कैसा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है। और कंपेयर करेंगे कि इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि कौन कितना अच्छा डेवलप किया है, समझे। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसमें लिखा है कि अभी क्या चीज़ का समय चल रहा है। अभी हर जगह ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है वो आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी कंट्री का मेन एम क्या है, वो एम है कि वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को, मतलब अपने खुद के कंट्री को मजबूत बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करे ताकि उसको दूसरे कंट्री से कम खरीदना पड़े और वो दूसरे कंट्री को ज़्यादा बेच पाए। इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, जिससे उसको कमाई होगा और वो कंट्री क्या होगा, स्ट्रेंथन, मजबूत बनेगा। समझ रहे हैं। तो हर नेशन का टारगेट ये है कि अपने इकोनॉमी को मजबूत बनाना है, ठीक है। तो इसी मजबूत बनाने का चक्कर में कई सारे कंट्रीज़ क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और कई सारे रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स बना लेते हैं, जैसे कि सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियान, G8, G20, ब्रिक्स, ये सब ग्रुप्स बने हैं ताकि इस ग्रुप में जो भी कंट्रीज़ है वो सब मिलके खुद का डेवलपमेंट कर पाए, समझे। ग्रुप बनाने के साथ साथ क्या करते हैं, ये भी ज़रूरी है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर पे क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए, हमें ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस परस्यूड बाय देयर नेबरिंग नेशन। कोई भी नेशन जो है, एक तरीका तो ये है खुद को स्ट्रांग बनाने का कि वो किसी ग्रुपिंग्स में जुड़ जाए, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बना ले, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि वो नेशन क्या करे कि उसके पड़ोसी देश कैसे डेवलप किए हैं उसको समझने का कोशिश करे, ताकि उसका एक्सपीरियंस को देख के, मतलब समझ रहे ना कि एक जन गलती करता है तो उसका गलती से वो सीख ले वो कंट्री, ठीक है। इसलिए तो दूसरे कंट्री को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नेबरिंग नेशन का जो भी एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर उसको समझा जाए। इससे क्या करेगा, हेल्प मिलेगा कि इट अलाउज देम टू बेटर कॉम्प्रीहेंड देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विस देयर नेबर्स। उनके पड़ोसी के मुकाबले उनका स्ट्रेंथ क्या है और उनका वीकनेस क्या है, ये चीज़ समझने को मिलेगा अगर हम नेबरिंग कंट्री को समझेंगे तो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम चाइना और पाकिस्तान को स्टडी करेंगे, इस मकसद से नहीं कि हमें पाकिस्तान का मजाक उड़ाना है या फिर चाइना का मजाक उड़ाना है। हम इस मकसद से स्टडी करेंगे कि हम ये समझ पाए कि वो लोग कौन सा रास्ता फॉलो किए, वो रास्ता से उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट मिला। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है तो वो रास्ता हम भी अपना सकते हैं फ्यूचर में, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है तो उस रास्ते को हम, मतलब इंडिया अवॉइड करेगा, ठीक है। इस मकसद से हम स्टडी करेंगे इन दोनों कंट्री को, समझे। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि इन दिस चैप्टर वी विल कंपेयर द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी परसूड बाई इंडिया एंड द लार्जेस्ट टू ऑफ इट्स नेबरिंग इकोनॉमी, जो कि है पाकिस्तान और चाइना। समझ गए। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक है डेवलपमेंटल पाथ अ स्नैपशॉट व्यू। स्नैपशॉट व्यू मतलब अ ब्रीफ ओवरव्यू। तीनों ही कंट्री कैसे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किए उस चीज़ को ब्रीफली स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो तीनों कंट्री है ना, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों कंट्री का जो डेवलपमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी सिमिलर है, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलता है। कैसे सिमिलरिटी है, देखिए। सबसे पहला सिमिलरिटी तो ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ही कंट्री लगभग सेम टाइम पे अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान जो है उनको आज़ादी कब मिला, 1947 में, तो यहाँ से उनका डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट होता है। उसी तरीके से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। तो 1947, 1949 लगभग सेम टाइम है। तो लगभग सेम टाइम में तीनों ही कंट्री का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलिए या फिर सिर्फ चाइना बोलिए, वो चाइना कंट्री को ही रेफर हो रहा है, ठीक है।
1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था, ठीक है। 1949 में एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये माओ जेडोंग ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को हरा दिया चाइनीज़ सिविल वॉर में, और रिपब्लिक ऑफ चाइना हटा के क्या ला दिया वहाँ पे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ला दिया, ठीक है, जो कि अभी है। तो हम बात कर रहे थे क्या क्या सिमिलरिटी है इन तीनों ही कंट्री का। तो पहला सिमिलरिटी हमें देखने को मिला कि तीनों का डेवलपमेंटल प्रोसेस सेम टाइम में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लगभग। फिर अगला सिमिलरिटी ये है कि तीनों ही कंट्रीज जो है ना वो 5 ईयर प्लान का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करती है। इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया था? 1951 में। तो 1951 से 1956 ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। उसी तरीके से पाकिस्तान ने अपना पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया था? 1956 में। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ बनता है इस सब के ऊपर। इंडिया का तो सबको याद है 1951 से 1956, लेकिन पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान था पहला वो 1956 में लॉन्च किया गया था। और ये भी बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान है उसको अब क्या कहा जाता है? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान ये कहा जाता है, नाम चेंज हो गया है उसका, ठीक है। चाइना ने अपना पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया था? 1953 में। ये सब ईयर्स याद रखना है आपको। इंडिया का 1951, पाकिस्तान का 1956 और चाइना का 1953। रहेगा इतना याद? चलिए, तो ये दूसरा सिमिलैरिटी हो गया। तो अभी पाकिस्तान में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है? तो 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, जबकि चाइना में अभी 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है? तो इंडिया में हम लोग 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम अब छोड़ दिए हैं। मार्च 2017 से तक ही था 5 ईयर प्लान, हम लोग फॉलो किए 12th 5 ईयर प्लान। उसके बाद नीति आयोग को ला दिया गया। अब हम जो 5 ईयर प्लान बेस्ड जो डेवलपमेंट मॉडल था उसको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया दूसरा सिमिलैरिटी। फिर आगे तीसरा सिमिलैरिटी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों का स्ट्रैटेजी लगभग सिमिलर रहा है। कैसे सिमिलर रहा है? दोनों ही कंट्री स्टार्टिंग में क्या किए हैं, वो लोग चाहे हैं कि क्रिएट करें अ लार्ज पब्लिक सेक्टर, समझ गए, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाए कहाँ पे? सोशल डेवलपमेंट में। ये दोनों ही कंट्री का एम रहा है। तो ये सब कुछ हो गया सिमिलैरिटी। तो स्टार्टिंग में लगभग 1980s तक, टिल द 1980s, ऑल द 3 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, हैड ए सिमिलर ग्रोथ रेट्स एंड पर कैपिटा इनकम। 1980s तक, ठीक है, तीनों ही कंट्री का जो ग्रोथ रेट था, पर कैपिटा इनकम था, वो लगभग सेम था। तीनों ही कंट्री लगभग बराबर रेट से डेवलप कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम तीनों कंट्री को देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों इतना चेंज आया, वो समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल पाथ ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिसी, ये लोग आज़ादी के बाद क्या क्या पॉलिसी अपनाएं, कैसे डेवलप, कौन सा रास्ता चुने, उस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। तब हम आज के टाइम पे इन कंट्रीज़ का क्या हालत है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। इंडिया का तो हम लोग जानते ही है, पूरा इस बुक में हम लोग इंडिया का ही फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहला चैप्टर क्या था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का टाइम में कैसा था हमारा हालत, फिर 1950 से लेके 1990 तक इस टाइम में क्या क्या डेवलप किए नहीं किए, फिर रिफॉर्म्स आया 1991 में, है कि नहीं, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो सब हम पूरा बुक में ही स्टडी कर रहे हैं। तो इंडिया का हमें मालूम है, चाइना का और पाकिस्तान का हम स्टडी करेंगे कि ये लोग क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए। देखिए, चाइना लिखा है कि आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑल क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, इंटरप्राइजेज है, लैंड्स है, ठीक है, उस सबको गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर लाया गया। सबसे पहले गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चाइना में सबसे मेन जो स्टेप लाया गया वो लाया गया ये द GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन है जो कि चला था 1958 में, लाया गया था 1962 तक चला था ये, ठीक है। इसका एम क्या था? इसका एम था कि कंट्री को, यानी चाइना को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाए मैसिव स्केल में। चाइना भी स्टार्टिंग में कैसा था? एक एग्रेरियन सोसाइटी था, एग्रीकल्चर मेन इसका ये था इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसी को चेंज करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। तो पहला इसका एम याद रखना है आपको, ठीक है।
किस ईयर में लाया गया? 1958 में, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें किया क्या क्या देखिए, पीपल वर इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। लोगों को इनकरेज किया गया कि वो अपने घर के आंगन में इंडस्ट्री सेटअप करें, ठीक है, हर घर इंडस्ट्री होगा। रूरल एरियाज़ में कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया गया। कम्यून क्या होता है? अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। लोग मिल के एक लैंड को कल्टिवेट करते हैं। कम्यून वर्ड का अगर मीनिंग देखें, यहाँ पे हम लिख रखे हैं, कम्यून का मीनिंग ये होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल नॉट फ्रॉम द सेम फैमिली हु लिव टुगेदर एंड शेयर देयर प्रॉपर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, एक परिवार के नहीं, समाज के लोग होंगे, ठीक है, वो सब एक साथ रहते हैं और एक ही ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, सब मिल के काम करते हैं। इसको कम्यून कहा जाता है। तो ये कम्यून सिस्टम लाया गया इसी कैंपेन के तहत, ठीक है। लैंड्स को सब मिल के कलेक्टिवली कल्टीवेट करते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट रहा GLF के बारे में, लेकिन इसका उतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहा नहीं, काफ़ी बुरी तरीके से ये प्रोग्राम फेल हुआ, कैंपेन। वो यहाँ पे लिखा है, रेड्स अंडरलाइन किए हैं कि GLF कैंपेन मेट विथ मैनी प्रॉब्लम्स। सबसे पहला तो ये हुआ कि देखिए, अ सीवियर ड्राउट कॉज्ड हैवक इन चाइना किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। एक ड्राउट आया, कई सारे लोग इसमें मर गए, ठीक है। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड में तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा था, इस वजह से मतलब फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, काफ़ी ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ था। एग्रीकल्चर में भी उतना ज़्यादा लैंड तो नहीं है यहाँ पे, जो कल्टिवेबल लैंड है चाइना में उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बहुत ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत उल्टा सीधा टेक्निक यूज़ किया जाने लगा, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हैम्पर हुआ, ठीक है। तो इससे भूखमरी आने गया, फूड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया, लोग फैमाइन के कारण बहुत ज़्यादा मर गए, ठीक है। फिर जब रसिया का चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो रसिया क्या किया, अपने जितने भी प्रोफेशनल्स थे, रसिया ने कुछ लोग भेज रखा था चाइना में हेल्प करने के लिए। तो रसिया का जब चाइना के साथ झगड़ा हुआ, तो रसिया ने अपने सारे लोगों को, सारे प्रोफेशनल्स को बुला लिया, ठीक है, अपने पास। तो इससे चाइना जैसा हालत था वैसा ही रह गया, ठीक है, और भी बुरा हालत हो गया चाइना का, समझे। तो चाइना का सबसे पहला जो हथियार था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 1965 में वही माओ जेडोंग, ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बोला जाता है कि आप लोग कंट्री साइड में जाइए, कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज़ में जाइए और वहाँ पे काम कीजिए और सीखिए, ठीक है। और भी बहुत बड़ा एम है, तो फिलहाल NCERT बुक में इतना ही दिया है, तो इतना ही हम स्टडी करते हैं, ये लाया गया। फिर इसके बाद आता है सबसे मेन चीज़, रिफॉर्म्स। आज के टाइम पे जो हम चाइना को देख रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, उस ग्रोथ का असली रीज़न है रिफॉर्म्स, जो कि लाया गया था 1978 में। इंडिया में कब आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG, तो वो आया था 1991 में, याद है ना आपको। उसी तरीके से चाइना में रिफॉर्म्स कब आया, 1978 में, ये बात को याद रखिएगा। और एक और बात बता दें, पाकिस्तान में कब आया था रिफॉर्म्स, तो ये 1988 में। सबसे लास्ट में इंडिया में ही आया था, सबसे पहले चाइना में आया, फिर पाकिस्तान में आया, फिर इंडिया में आया, ठीक है। और आपको शायद ये भी मालूम होगा, हम पढ़ाए थे आपको, कि इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या खुशी से लाया था इंडिया ने, नहीं, इंडिया को फोर्स किया गया था। इंडिया का हालत इतना ख़राब हो गया था कि वर्ल्ड बैंक और जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ है, इन लोगों ने इंडिया पे एक शर्त लगा दिया कि हम आपको तभी पैसा देंगे, तभी लोन देंगे, जब आप अपने कंट्री को खोलोगे, रिफॉर्म्स लाओगे, LPG रिफॉर्म्स लाओगे तब, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसा ही दबाव कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी बना था। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मजबूरी में लाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जो मजबूरी में नहीं, अपना मर्जी से लाया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में ही। ये बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चल के हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो देखिए, चाइना में जो रिफॉर्म्स लाया गया वो फेजेस में अप्लाई किया गया। इनिशियल फेज़ में क्या किया गया देखिए, इनिशियल फेज़ में रिफॉर्म्स इन सब सेक्टर में लाया गया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन सब में रिफॉर्म्स लाया गया। एग्रीकल्चर में जो कम्यून लैंड्स थे, मतलब एक ही लैंड को बहुत सारे लोग कल्टीवेट कर रहे थे, वो कम्यून लैंड को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया और हर एक इंडिविजुअल को दे दिया गया, ठीक है, यूज़ करने के लिए, ना कि ओनरशिप, ठीक है। बोला कि इतना लैंड ये इंडिविजुअल, इतना लैंड को ये दूसरा इंडिविजुअल, ऐसे करके बांट दिया गया, ठीक है। तो ये चेंज लाया गया पहले वाले सिस्टम से।
फिर उनको बोला गया कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगा, जो भी इनकम होगा उस लैंड से, उसका वो इनकम आप रख सकते हैं टैक्स पे करने का बाद, ठीक है। ये इनिशियल फेज़ में रिफॉर्म्स लाया गया एग्रीकल्चर में। फिर लेटर फेज़ में रिफॉर्म्स लाया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो लोग क्या करें, प्रोड्यूस करें गुड्स को। चाइना में स्टार्टिंग में क्या उनका पॉलिसी था कि सबको गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर रखना है, लेकिन जो रिफॉर्म्स आया उस रिफॉर्म्स में मतलब प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को अलाउ किया गया कि वो भी गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर और जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस थे, जिनको हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहते हैं, चाइना में इसे क्या कहते हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज, SOE, ठीक है। जो सरकारी कंपनियां थी उनको भी कंपटीशन फेस कराया गया, ठीक है। कंपटीशन फेस कराया गया मतलब कंट्री को खोल दिया गया, अब दूसरे कंट्री से माल आएगा चाइना में, तब वो कंपटीशन फेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब रिफॉर्म के साथ साथ इस रिफॉर्म में एक और चीज़ इंक्लूडेड था, वो था डुअल प्राइसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी येलो से हाईलाइट किए वो इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। डुअल प्राइसिंग में क्या होता है, देखिए इसमें जितने भी फार्मर्स थे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, उनको जो रॉ मटेरियल जो वो खरीद रहे, इनपुट जो वो खरीद रहे और आउटपुट जो वो बेच रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया प्राइस पे बेचना खरीदना पड़ेगा और कुछ पार्ट वो मार्केट रेट पे खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। ये था डुअल प्राइसिंग। समझे डुअल प्राइसिंग क्या होता है, मतलब अगर ये मान लीजिए एक इंसान है, ये कोई सामान बनाना चाहता है, तो इसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल का कुछ पार्ट गवर्नमेंट रेट पे खरीदना पड़ेगा और कुछ पार्ट मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा। सामान एक बार बन गया तो इसको बेचना कैसे पड़ेगा, तो कुछ पार्ट इसका गवर्नमेंट रेट पे बेचना पड़ेगा, कुछ पार्ट इसको मार्केट रेट पे बेचना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डुअल प्राइसिंग, ठीक है। ये रिफॉर्म प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। तो ओवर द ईयर्स रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स वो भी मार्केट में बढ़ गया, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मतलब ये मान लीजिए पूरा चाइना कंट्री है, तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा जोन बना दिया जाएगा, ऐसा एरिया होगा ये, जहाँ पे अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर अपना इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करते हैं तो इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, इनको अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दिया जाएगा, प्लस इनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा, प्लस पॉल्यूशन ये करने में इनको कुछ छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेनिफिट दिया जाता है इन सब यूनिट को, तो ऐसे एरिया को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समझे। तो ये सेटअप किया गया इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये रहा डेवलपमेंट पाथ चाइना का, समझे कि नहीं समझे, एक बार रिकैप करते हैं। देखिए शुरुआत में चाइना में ये जो मेजर इंडस्ट्रीज थे उसको गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर लाया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो चाइना लेती है वो है GLF। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, GLF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कब लाया गया, एम क्या था, कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना, ठीक है। लोगों को बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए कहा गया। रूरल एरियाज़ में कम्यून सिस्टम लाया गया, ठीक है, लेकिन ये बुरी तरीके से फेल हुआ। एक ड्राउट आया, कई सारे लोग मर गए। रशिया का जब कन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ तो उसने अपने प्रोफेशनल को वापस बुला लिया। फिर 1965 में ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन आता है। इसका एम था, इसमें क्या किया गया कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को कंट्री साइड भेजा गया ताकि वो काम करे और सीखे। उसके बाद सबसे मेन स्टेप जिसके कारण चाइना का तस्वीर बदल गया वो था रिफॉर्म्स, जो कि आया था 1978 में। रिफॉर्म्स फेजेस में अप्लाई किया गया। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें कम्यून लैंड को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, और इंडिविजुअल्स को दे दिया गया यूज़ करने के लिए, ना कि ओनरशिप के लिए। लेटर फेज में इंडस्ट्रीज़ में रिफॉर्म्स लाया गया। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को अलाउ कर दिया गया कि वो भी गुड्स को प्रोड्यूस करे। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन फेस कराया गया, ठीक है, और इसके साथ साथ डुअल प्राइसिंग भी लाया गया। और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया। समझे, इतना याद रहेगा आपको। चलिए, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से उम्मीद करते हैं आपको मालूम ही होगा। कहाँ मिलेगा, मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ समझ के चलिए, जब आप क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जितना भी अंडरलाइन PDF है ये भी हम वेबसाइट में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस चैप्टर का नोट्स भी आपको अब मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। देखिए, अब स्टडी करते हैं पाकिस्तान को।
पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी रहा है, ठीक है। पहला सिमिलैरिटी तो ये है, देखिए कि दोनों ही कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो करते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूम करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में भी 1950s और 1960s में कई सारे रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किए गए। मतलब ऐसे पॉलिसी बनाए गए जो कंट्री को रेगुलेट करे। प्राइवेट सेक्टर ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, बाहर से सामान ये नहीं आ सकता है, वो नहीं आ सकता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जा रहा था, ठीक है, ताकि क्या हो पाए, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाए। समझ रहे हैं, इंडिया भी यही फॉलो किया था कि इम्पोर्ट को कम से कम रखा जाए, बाहर से सामान आएगा ही नहीं, ठीक है, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट किया जाएगा बाई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। तो ऐसा ही पॉलिसी पाकिस्तान भी अपनाया हुआ था, ठीक है। फिर तो इम्पोर्ट को कम करने के लिए वही टैरिफ टैक्स लगा दीजिए या फिर कोटा सिस्टम लाइए, कुछ ऐसा लाया गया, ठीक है। फिर इंडिया में भी ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो पाकिस्तान में भी ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन आने का बाद काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइजेशन देखने को मिला, ठीक है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, इन सेलेक्ट एरियाज। उसके बाद क्या हुआ, 1970s में नेशनलाइजेशन किया गया ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। जो भी ऐसे इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स जो मशीन्स बनाते हैं, उन सब इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइजेशन यानी गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया गया, ठीक है। फिर लेट 1970s और 1980s में मेजर थर्स्ट एरियाज वर डी नेशनलाइज। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे उसको वापस से डी नेशनलाइज किया गया, मतलब प्राइवेटाइज किया गया, ठीक है। फिर एंड इनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये किया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसके ऊपर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लेट 1970s और 1980s में जो मेजर थर्स्ट एरियाज थे उनको क्या किया गया था, तो ये बात याद रखिएगा, डी नेशनलाइज किया गया, ठीक है। फिर इसी पीरियड में मतलब 1970s 80s ये सब का टाइम में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था वेस्टर्न नेशन से। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा था पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ रेमिटेंसेस, पाकिस्तान के कई सारे लोग जाते थे बाहर काम करने के लिए, बाहर यानी खासकर से मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, जैसे कि इराक हो गया, सऊदी अरबिया, UAE, कतर, ये सब कंट्रीज़ में जाते थे काम करने के लिए। तो वहाँ पे काम करके जो पैसा होता था वो पैसा वापस अपने घर भेजते थे। उसी पैसे को क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। तो पाकिस्तान को पैसा दो सोर्स से मिल रहा था, पहला तो वेस्टर्न नेशन से फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरा रेमिटेंसेस। इससे जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था वो अच्छा खासा मेंटेन हो रहा था 1980 तक। आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि 1980 तक लगभग तीनों ही कंट्रीज़ बराबर डेवलप कर रही थी, ठीक है। तो पाकिस्तान का डेवलप करने का रीज़न यही था कि एक तो वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट और दूसरा रेमिटेंसेस, इन दोनों के कारण इसका ग्रोथ रेट मेंटेन था, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है। फिर चलते चलते आगे चल के पाकिस्तान में क्या हुआ, 1988 में रिफॉर्म्स ला दिया गया, समझे, ये ईयर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब मैं समझ लिया पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ। समझे कि नहीं आप, इजी है इसको समझना, तो चलिए, तो ये टॉपिक एंड हो जाता है। अब इंडिया के बारे में हमें मालूम ही है, चाइना का हमने डेवलपमेंट पाथ समझ लिया, पाकिस्तान का भी समझ लिया। अब करेंगे कंपैरिजन कि अभी तीनों कंट्री कैसे कैसे स्टैंड कर रहे हैं। कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर से। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में कौन सबसे ज़्यादा आगे है, तो कुछ साल पहले तक तो चाइना आगे था, अभी इंडिया आगे हो गया होगा। अब इंडिया में सेंसस होने वाला है, जब सेंसस होगा तो ऑफिशियली ये डेटा निकल जाएगा कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है चाइना और इंडिया के मुकाबले, ठीक है। इस टेबल में आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले, ठीक है। तो पहला हो गया पॉपुलेशन, ये हमने डेटा देख लिया। दूसरा बात करते हैं डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी समझते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन बाई एरिया। तो चाइना का पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये
वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना का एरिया भी बहुत ज़्यादा है, साइज़ बात अगर करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कम वैल्यू आता है, ठीक है। वही अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एरिया छोटा है, एरिया छोटा है। तो आप बड़े नंबर को जब आप छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो इंडिया का डेंसिटी बड़ा आ जाता है, चाइना का डेंसिटी कम आ जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है दूसरा डेटा। देखिए इंडिया का डेंसिटी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, चाइना का डेंसिटी सबसे कम है तीनों में, पाकिस्तान का मीडियम है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि डेंसिटी हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट। ये सब डेटा वैल्यू याद नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ हाईएस्ट लोएस्ट किसका है वो याद रखिएगा। डेंसिटी के मामले में चाइना कम है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिए, चाइना डेंसिटी इज द लोएस्ट। फिर आगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन इस स्पीड से बढ़ रहा है, चाइना का पॉपुलेशन इस स्पीड से बढ़ रहा है और पाकिस्तान का इस स्पीड से। सबसे ज़्यादा तेज़ गति से पाकिस्तान का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चाइना का पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया का लगभग ठीक ठाक बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चाइना का पॉपुलेशन बहुत स्लोली बढ़ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न एक मेन है जो कि है वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना में एक पॉलिसी लाया गया था जिसको बोला जाता है वन चाइल्ड नॉर्म, कि मतलब एक कपल जो है वो एक ही बच्चा लेगा, ठीक है। इन लेट 1970s इसको लाया गया। तो यही एक मेन रीज़न है कि क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो चाइना में बहुत कम है, ठीक है। और इसी रीज़न से ये वन चाइल्ड पॉलिसी का वजह से ही इस चाइना का जो सेक्स रेशियो है वो भी डिक्लाइन कर गया। सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल बच्चे पे कितने फीमेल है, उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि चाइना का सेक्स रेशियो मतलब काफ़ी कम हो गया है। सेक्स रेशियो इन दोनों कंट्री का भी अच्छा नहीं है, सबसे कम तो इंडिया का सेक्स रेशियो है, मतलब इंडिया में लड़की कम है इस डेटा के हिसाब से। तो और ये भी याद रखिएगा, ये जितना मतलब 1000 के करीब रहे, 1000 अगर लड़का है तो 1000 लड़की होना चाहिए, तो ये अच्छा होता है, ठीक है, ये नंबर 1000 होना चाहिए। तो इंडिया का ये कितना है, 924, 1000 लड़कों के लिए 924 लड़कियाँ हैं, तो ये तो कम है, ठीक है। चाइना तो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान में भी थोड़ा ठीक है इंडिया के मुकाबले, ठीक है। तो डेविएशन जो है, जो डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया का देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग स्टैटिक्स के टर्म्स में क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा स्क्यूड डेटा कौन सा है, इंडिया का है। ज़्यादा डिफरेंस जो है वो 1000 से डिफरेंस, ठीक है, वो इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये टर्म पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये सीधा टेबल देंगे और बोलेंगे कि बताइए कौन सा कंट्री का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा स्क्यूड है। तो मोस्ट स्क्यूड जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में देखने को मिल रहा है, इंडिया का देखने को मिल रहा है। तो इंडिया लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वन चाइल्ड पॉलिसी किस कंट्री में लाया गया, तो चाइना में लाया गया, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन पूछेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला इम्पैक्ट तो हम ये देखें कि इससे पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी कम रहा चाइना में, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट ये रहा कि यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी का वजह से। फिर सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का एक ये भी रीज़न है कि तीनों ही कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ पे जो वो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मेल है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। वो ये रहा, स्कॉलर साइट सन प्रेफरेंस, जो बेटे को लेकर ज़्यादा प्रेफरेंस है, इसी वजह से सेक्स रेशियो तीनों ही कंट्री में काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए, अब चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी आया, इसका एक और इम्पैक्ट पड़ा। वो इम्पैक्ट ये है कि आगे चल के चाइना में क्या देखने को मिलेगा, जो बूढ़े लोगों का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जवान लोगों के मुकाबले। तो चाइना एक बूढ़ा कंट्री हो जाएगा। तो इसीलिए चाइना ने अपना वो पॉलिसी वापस ले लिया है। अब चाइना अलाउ कर रही है कपल्स को कि वो अब 2 बच्चे रख सकते हैं, लेकिन अब कपल्स रेडी नहीं है, ठीक है। चाइना में अभी हालत ये हो गया है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को छुट्टी में भेज रही है, ठीक है, कि आप लोग जाओ छुट्टी में, वेकेशन में जाओ, ताकि वो लोग जब वेकेशन में जाएंगे तो फ्री टाइम मिलेगा तो सेक्स करेंगे तो बच्चा पैदा करके आएंगे। लेकिन कपल्स जो है वो छुट्टी में जाने के लिए रेडी नहीं है। वो लोग को अब आदत हो गया है एक ही बच्चा लेने का, कोई दूसरा बच्चा लेना नहीं चाह रहा है, समझ रहे। तो ये अभी हालत है चाइना का।
फिर अगला इंडिकेटर है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला कितना बच्चा पैदा करेगी, ठीक है। तो चाइना में फर्टिलिटी रेट काफ़ी लो है, पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ कम ज़्यादा याद रखना है, वैल्यू तो नहीं चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं फर्टिलिटी रेट। इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.2 है, मतलब एक महिला लगभग 2 बच्चा पैदा करेगी। चाइना में काफ़ी कम है, पाकिस्तान में एक महिला लगभग इतना बच्चा पैदा करती है, ठीक है। चलिए, और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन किस कंट्री में ज़्यादा हुआ है? तो चाइना में अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई पाकिस्तान और फिर इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत कम है, आप देख सकते हैं इंडिया पीछे है पाकिस्तान से भी, चाइना में सबसे ज़्यादा है। याद रहेगा इतना सारा डेटा आपको, डेटा नहीं याद रखना है किस में कौन आगे है कौन पीछे है, उतना याद रखना है आपको, ठीक है। पॉपुलेशन समझ ही गए, ग्रोथ रेट ये भी समझ गए, डेंसिटी इंडिया का ज़्यादा है चाइना का कम है, सेक्स रेशियो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मोस्ट स्क्यूड इंडिया का है, चाइना का भी सेक्स रेशियो कम है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी और मेल प्रेफरेंस, सन प्रेफरेंस, ठीक है। फर्टिलिटी रेट में हम देख लिए कि पाकिस्तान सबसे आगे है, चाइना सबसे पीछे है, और अर्बनाइजेशन में चाइना सबसे आगे है, इंडिया सबसे पीछे है, ठीक है। चलिए, ये हमने बात कर लिया पूरा पॉपुलेशन के ऊपर और डेटा के ऊपर, ठीक है। अब आएगा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। अभी जो आप पढ़े उसी के ऊपर क्वेश्चंस है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको ट्राई कीजिए ज़रा। लिखा है कि ग्रुप द फॉलोइंग फीचर्स परटेनिंग टू द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान अंडर 3 हेड्स। बताना है ये फीचर किस कंट्री का है। वन चाइल्ड नॉर्म किस कंट्री में लाया गया था? चाइना में। लो फर्टिलिटी रेट, बताइए कहाँ का है लो फर्टिलिटी रेट? मतलब एक महिला बहुत कम बच्चा पैदा करती है चाइना में। सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा करती है? पाकिस्तान में हो जाता है। अगर हाई फर्टिलिटी रेट पूछे तो पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कहाँ हुआ है? चाइना में ही हुआ है ज़्यादा। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है, पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, वो यहाँ पे बात कर ही रहे थे, फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा किसका है? पाकिस्तान का है। लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया का भी है चाइना का भी है। हाई डेंसिटी, डेंसिटी किसका ज़्यादा है? इंडिया का है। ये दो अभी पढ़े नहीं है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई कीजिए। फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ डैश कमेंस्ड इन ईयर 1956। किस कंट्री का 5-year प्लान 1956 में हुआ था? पाकिस्तान का। इंडिया का कब? 1951। चाइना का कब बताइए? 1953। ये अभी हमने स्टडी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है। रिफॉर्म्स इन डैश वर इंट्रोड्यूस इन 1978। कौन सा कंट्री का रिफॉर्म 1978 में आया? चाइना का। पाकिस्तान का कब आया बताइए? 1988। इंडिया का कब आया बताइए? 1991। याद रहेगा इतना? चलिए अब आइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स। देखिए सेक्टर समझ ही गए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। तो जीडीपी का सबसे पहले अगर बात करें तो चाइना का जीडीपी इन तीनों कंट्रीज़ में सबसे हाईएस्ट है, और पूरा वर्ल्ड का अगर बात करें तो चाइना का सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। इंडिया अभी 5th नंबर पे है, ठीक है। इंडिया का जीडीपी कितना है? 9.03 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना का था 22.5 ट्रिलियन डॉलर। पाकिस्तान का जीडीपी काफ़ी कम है, 0.94 ट्रिलियन डॉलर। देख रहे हैं, बहुत ही कम है। चलिए, तो ये बात कर लिया हमने जीडीपी पे। चाइना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। फिर अब 2 पीरियड का कंपैरिजन करेंगे। एक है 1980s, इसको क्या बोलेंगे? 1980s, ठीक है। और एक है 2015-17 प्रेजेंट टाइम। तो हम देखेंगे कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है, ये क्या चीज़ का डेटा है? एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? तो चाइना का जो ग्रोथ रेट है 10 या फिर 11, 12, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिजिट ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। और 5, 6, 7 ये सब क्या है? सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे लिखा है कि 1980s एक ऐसा समय था जब डेवलप कंट्रीज़ भी अपना ग्रोथ रेट 5% भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, डेवलप कंट्रीज़ अपना ग्रोथ रेट 5% भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चाइना उस समय में
नियर डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा था, इस डेटा से पता चल रहा है। ठीक है, इंडिया डेवलपिंग था, पाकिस्तान भी डेवलपिंग था, ये लोग का ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, लेकिन चाइना डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा था उस समय में। ठीक है, और एक बात आप ये भी यहाँ पे नोट कीजिए कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1980s में ज़्यादा था इंडिया से भी। ठीक है, फिर 2015, 16, 17 आते आते क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर गया, दिख ही रहा है आपको। चाइना का भी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गया है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, आपको ये सीधा टेबल दे देंगे और बोलेंगे कंपेयर एंड एनालाइज, यही वर्ड यूज़ करेंगे, कंपेयर एंड एनालाइज। ठीक है, तो आपको यही सब बात लिख देना है, समझ के रखिए बस, ये सब डेटा याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, किस रीज़न से ज़्यादा है, अगर दिया हुआ है तो इतना प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी होगा। आप वेबसाइट पे क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा कि 2015-17 आते आते क्या हुआ, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गया, चाइना का ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गया, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ा है। तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्यों डिक्लाइन कर गया, देखिए। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो पाकिस्तान में रिफॉर्म प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया था, रिफॉर्म कब किया गया था, 1988 में। ये जो रिफॉर्म प्रोसेस लाया गया था, और साथ ही साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कोई भी गवर्नमेंट टिकता नहीं है जल्दी पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेन रीजंस रहा है कि पाकिस्तान का क्यों ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गया, समझे। चलिए, तो ये हमने बात कर लिया ओवरऑल जीडीपी के ऊपर। अब हम बात करेंगे सेक्टर्स, ये था पूरा डेटा जीडीपी का खाली। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, जीडीपी एंड सेक्टर्स। अब सेक्टर वाइज बात करेंगे कि सेक्टर में वही एग्रीकल्चर आएगा, इंडस्ट्री आएगा और सर्विस आएगा। देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना 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 है, और एम्प्लॉयमेंट में, यानी कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, कितने लोग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, कितने लोग सर्विस में एम्प्लॉयड है। ठीक है, देखिए ये डेटा हमें स्टडी करना है, टेबल 8.3। इसमें इसका हेडिंग देखिए, सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको अभी के लिए जीडीपी मान के चलेंगे। ठीक है, जीडीपी जीवीए अभी के लिए एक ही मान के चलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इन 2018-19 देखिए, तो एम्प्लॉयमेंट में सेक्टर का कितना कितना शेयर है, और जीडीपी या फिर जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कितना शेयर है वो देखना है। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ का बांटा हुआ है, जीवीए में शेयर और एम्प्लॉयमेंट में शेयर। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, जो जो काम का बात है हम यहाँ पे अंडरलाइन करके रख दिए हैं। फर्स्ट, लुक एट हाउ पीपल इंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाउ कॉल्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। इट वॉज पॉइंटेड आउट इन द प्रीवियस सेक्शन दैट चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। हमने देखा था कि अर्बनाइजेशन किस में ज़्यादा हुआ है, चाइना में और पाकिस्तान में। ठीक है, और चाइना का अगर बात करें तो देखिए, चाइना में ड्यू टू टोपोग्राफिक लैंड का जो डेवलपमेंट है और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो कल्टीवेशन जहाँ पे खेती कर पाए वो लैंड काफ़ी कम है। ठीक है, इंडिया का लगभग 40% लैंड ही है चाइना के पास, जिसमें मतलब इंडिया के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है जिसमें खेती कर सकते हैं, तो चाइना के पास सिर्फ 40 एकड़ ज़मीन है जिसमें खेती कर सकते हैं। तो कल्टीवेबल लैंड काफ़ी कम है चाइना में। ठीक है, तो 1980s तक, ठीक है, 1980s तक मोर देन 80% पीपल चाइना का डिपेंडेंट थे फार्मिंग पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनकरेज किया लोगों को कि वो लोग क्या करें, फार्मिंग के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब फील्ड में भी जाए। ठीक है, तो 2018-19 आते आते क्या देखने को मिला, अब सिर्फ 26% लोग ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो है 7%। बोलने का मतलब है, सिंपल सा बात ये है। चाइना का अभी हम फोकस कर रहे हैं। 1980s में क्या था, 80% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। ठीक है, अभी ये सिर्फ ये नंबर आ गया है 26%। तो ये तो अच्छा बात है, कम लोग अब एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, जीवीए में 7% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, समझ गए। चलिए
अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान का। चाइना का तो हमने देख लिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही एग्रीकल्चर का अगर कंट्रीब्यूशन का बात करें GVA में तो वो है 16% और 24%, जबकि लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडिया और पाकिस्तान का पिक्यूलियर फीचर है, देखिए एग्रीकल्चर का 16% कंट्रीब्यूशन है, मतलब इंडिया का कमाई अगर 100 रुपया है तो उसमें से 16 रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर कमा के दे रहा है। उसी तरीके से पाकिस्तान में 24 रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर कमा के दे रहा है। लेकिन ये तो डेटा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आता है यहाँ पे 43 लोग काम करके सिर्फ 16 रुपये कमा के दे रहे हैं इंडिया में, और वही पाकिस्तान में 41 लोग कमा के सिर्फ 24 रुपया दे रहे हैं। 41 लोग काम करके सिर्फ 24 रुपया कमा के दे रहे हैं। तो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान में, और यहाँ से आउटपुट काफ़ी कम आ रहा है। समझे? चलिए, ये बात था, ये भी हमने समझ लिया। फिर आगे यहाँ पे लिखा है 24% ऑफ पाकिस्तान वर्कफोर्स इज इंगेज इन इंडस्ट्री बट इट प्रोड्यूसेस 19% ऑफ GVA। इंडस्ट्री का अगर बात करें और वो भी पाकिस्तान का, तो 24% वर्कर काम करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इसका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 19%। ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन कमाई कम है यहाँ से। इंडिया का लगभग ठीक ठाक है, 25% काम करके 30 रुपये कमा के दे रहे हैं, और चाइना का तो बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 28 लोग काम करते हैं यहाँ पे, और इसका आउटपुट देखिए 41% आउटपुट है, तो काफ़ी अच्छा है चाइना का। समझे? तो इन ऑल 3 सेक्टर, इंडस्ट्री का भी हमने बात कर लिया। अब आते हैं सर्विस पे। तो सर्विस अगर आप देखेंगे, सर्विस सेक्टर तो इंडिया में 54 रुपया सर्विस सेक्टर से कमा के आ रहा है, चाइना में 52 रुपीज़ और 52% रुपीज़, और पाकिस्तान में 57। तो मेजर जो इनकम है सारा ही कंट्री, तीनों ही कंट्री में मेजर जो कमा के देने वाला सेक्टर कौन है? सर्विस सेक्टर है। वही बात यहाँ पे लिखा है, इन ऑल द 3 कंट्रीज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट शेयर ऑफ GVA। समझ गए? जितना मंडलाइन किए उतना ही आपको समझना है, ठीक है? फिर आके देखिए, अब यहाँ पे बात क्या है? कोर्स ऑफ डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है? जनरली क्या होता है, कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर से शुरुआत करता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं और यही सेक्टर ज़्यादा कमा के देता है। फिर धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर से निकल के किस में शिफ्ट होते हैं? इंडस्ट्रीज़ में, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इनकम में वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री से लोग शिफ्ट होते हैं, किस में जाते हैं? सर्विस सेक्टर में, और यहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा कमा के देते हैं। ठीक है, ये होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसा ही कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चाइना में देखने को मिला। चाइना में पहले लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा थे और इनकम भी यहाँ से आता था, फिर लोग इंडस्ट्री में शिफ्ट हुए, मैन्युफैक्चरिंग में, इनकम भी यहाँ से बढ़ गया, फिर लोग सर्विस में शिफ्ट हुए और यहाँ से इनकम बढ़ गया। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों में अलग चीज़ देखने को मिला। अलग क्या है कि शुरुआत में तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इंगेज थे इन दोनों कंट्रीज़ में, और इनकम भी आ रहा था यहाँ से। फिर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट नहीं होकर क्या किए, यहाँ से ज़्यादातर लोग निकल के सीधा सर्विस में शिफ्ट हो गए और सर्विस का इनकम ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनका शिफ्ट यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। हमारा इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर है, पाकिस्तान का भी कमज़ोर है, ठीक है, चाइना का ठीक है। वही बात इस पूरे पैरा में लिखा है। अब आगे आ जाइए, आगे यहाँ पे लिखा है कि दस इन ऑल द 3 कंट्रीज द सर्विस सेक्टर इज इमर्जिंग एज अ मेजर प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट। तीनों ही कंट्री में सर्विस सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये इसका GVA में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादातर लोग को प्रोवाइड करता है सर्विस सेक्टर। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ज़्यादातर लोग, तीनों ही कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है और इसका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है काफ़ी GVA में। ठीक है, चलिए फिर आगे अगला पॉइंट यहाँ पे ये है, इन द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी डिक्लाइन कर चुका है। ठीक है, लेकिन लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अभी भी ज़्यादा है, वही बात यहाँ पे लिखा है, और कुछ खास यहाँ पे है नहीं। Thus, China's growth is contributed by the manufacturing and service sectors and India's growth by the service sector. चाइना का जो ग्रोथ है उसमें दोनों ही रोल प्ले कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से भी इनकम आ रहा है और सर्विस सेक्टर से भी इनकम आ रहा है। लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ है और पाकिस्तान का जो ग्रोथ है
वो मेनली सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में तीनों ही कंट्री का क्या पोजीशन है वो यहाँ पे इस टेबल में बताया गया है। देखिए, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू का बात करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? चाइना का। काफ़ी अच्छे पोजीशन में है चाइना। रैंक का अगर बात करें इस वैल्यू के हिसाब से तो जितने भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में उसमें चाइना आता है 87 नंबर पे, इंडिया 130, पाकिस्तान 154। चाइना का रैंक काफ़ी अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का बात करें तो चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छा है। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ऑन एन एवरेज एक बच्चा कितने साल तक पढ़ता है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है चाइना का। GNI पर कैपिटा, GDP पर कैपिटा, मतलब एक इंसान का कमाई कितना है, तो वो एवरेज में चाइना में काफ़ी अच्छा है। गरीब लोग कितने हैं? चाइना में काफ़ी कम गरीब लोग हैं, काफ़ी अच्छा है, चाइना इसमें भी आगे है। मॉर्टेलिटी रेट चाइना का काफ़ी कम है, बढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी उस रेट में भी चाइना काफ़ी अच्छा है। तो ज़्यादातर इंडिकेटर्स में हम देख रहे हैं कि चाइना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन दोनों कंट्रीज से, इंडिया और पाकिस्तान से। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चाइना इज़ मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन केस ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, जैसे कि इनकम इंडिकेटर हो गया, GDP पर कैपिटा, और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोग का नंबर्स हो गया। हेल्थ इंडिकेटर जैसे कि मोर्टेलिटी रेट, एक्सेस टू सैनिटेशन, सफाई, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेल नरिशमेंट, सभी में चाइना काफ़ी आगे है इंडिया और पाकिस्तान से। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। इंडिया और पाकिस्तान में जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? पर 1 लाख बर्थ, अगर 1 लाख बच्चा पैदा हो रहा है तो 1 लाख बच्चे पे कितनी माएँ हैं जो मर जाती है। तो चाइना में देखिए ये नंबर काफ़ी कम है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में नंबर थोड़ा ज़्यादा है। मोर्टेलिटी इंडिया जो है माँ को नहीं बचा पा रहा है, ठीक है, वो बोलने का मतलब है। उसी तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कोई बच्चा एक पैदा होते ही 1 साल के अंदर अगर मर जाता है तो इसमें काउंट होता है। तो 1000 में से सिर्फ 7 बच्चा ही है जो चाइना में मरता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये नंबर है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, सरप्राइजिंगली ऑल 3 कंट्रीज रिपोर्ट प्रोवाइडिंग इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज फॉर मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तीनों ही कंट्री जो अपना डेटा दिए हैं उसमें ये पता चला है कि ये सभी लोग जो ड्रिंकिंग वाटर है वो काफ़ी अच्छा सप्लाई कर रहे हैं। तीनों ही कंट्री का नंबर ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वो लिखा हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि चाइना हैज़ द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ पुअर अमॉन्ग द 3 कंट्रीज, गरीब लोग सबसे कम चाइना में है। ठीक है, चलिए इतना बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये अंडरलाइन कर दिए। MCQ पूछेंगे, कुछ इंडिकेटर्स का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि बताइए कौन सा उसमें है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, या फिर कौन सा हेल्थ इंडिकेटर है, या फिर कौन सा इनकम इंडिकेटर है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब का नाम कम से कम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी मतलब समझते हैं, आपको कोई चीज़ करने का छूट, आज़ादी। तो ये भी एक इंडिकेटर अभी काफ़ी फेमस हो रहा है। इसमें कौन से इंडिकेटर आते हैं? देखिए, सबसे पहला हो गया एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। लोग समाज में और जो भी पॉलिटिकल डिसीजन है उस डिसीजन लेने में कितना लोगों का पार्टिसिपेशन है, यानी लोग ठीक से वोट कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जा रहा है। तो ये इंडिकेटर आता है लिबर्टी इंडिकेटर में। इसके साथ साथ कुछ और भी आते हैं, जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट्स ऑफ सिटीजन। लोगों को जो राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट इनको मिलता है कि नहीं, ठीक है, ये भी आता है लिबर्टी इंडिकेटर में। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, रूल ऑफ लॉ, जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा नेता का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब आता है लिबर्टी इंडिकेटर में। ठीक है, इतना ही बात आप यहाँ से ध्यान रखिए, और इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे।
आखिरी टॉपिक है डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड अप्रेजल। अभी तक जो तीनों कंट्री ने जो भी डेवलपमेंट पाथ फॉलो किया है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, सक्सेस फेलियर, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कब से करेंगे, रिफॉर्म टाइम से स्टार्ट करेंगे। चाइना में रिफॉर्म आया 1978 में, पाकिस्तान में 1988, इंडिया में 1991। तो हम देखेंगे कि रिफॉर्म से पहले और रिफॉर्म के बाद क्या क्या अचीवमेंट और क्या क्या फेलियर रहा इन तीनों ही कंट्री का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चाइना से। चाइना में रिफॉर्म लाया गया 1978 में। रिफॉर्म क्यों लाए, तो अपना मर्जी से लाए, ना कि इंडिया और पाकिस्तान की तरह जहाँ पे रिफॉर्म्स मजबूरी में लाया गया था। वर्ल्ड बैंक, IMF इन दोनों ने फोर्स किया था, ठीक है, रिफॉर्म्स लाने के लिए। चाइना पे ऐसा कोई कंपल्सन नहीं था। ठीक है, जब रिफॉर्म लाया गया चाइना में 1978 में, तब स्थिति कैसा था, यहाँ पे जो लीडर्स जो थे उन्होंने फील किया कि पहले जो भी स्टेप्स लिया गया है वो मॉडर्नाइज नहीं कर पाया है, ग्रोथ अच्छा नहीं ला पाया है। ठीक है, पहले का जो भी विज़न था वो विज़न पूरा तरीके से फेल हो चुका था। ठीक है, तो बहुत सारा स्टेप्स लिया था पहले के गवर्नमेंट ने भी, जैसे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन। इन सब के बावजूद भी जो पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट है उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया, 1950 के लेवल पे ही था। तो यही सबको देखते हुए जो नया लीडर था 1978 में, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिया। अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने से पहले ये पाया गया चाइना में कि जो हेल्थ और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप है, मतलब हॉस्पिटल्स, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं। लैंड रिफॉर्म्स पहले से लागू था यहाँ पे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब देखिए, एक तो प्लानिंग होता है एक गवर्नमेंट जो पूरा कंट्री का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्लानिंग करता है, और एक होता है रीजनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये लोग भी अपना प्लानिंग करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का जो सिस्टम था वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था चाइना में। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस, तो इन सब इन्हें क्या किया, पॉजिटिवली हेल्प किया इन इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। चाइना का रिफॉर्म के बाद दिशा और दशा बदल गया। ठीक है, तो वो बदलने का पीछे यही सब फैक्टर्स रहे कि चाइना में रिफॉर्म से पहले ही काफ़ी अच्छा हालत था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स देयर हैड ऑलरेडी बीन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया। रिफॉर्म्स लाने के पहले ही रूरल एरियाज़ में अच्छा खासा हेल्थ सर्विस, बेसिक हेल्थ सर्विस फैला हुआ था। ठीक है, और कम्यून सिस्टम का लागू होने का वजह से क्या हुआ था कि फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इक्विटेबल था, लगभग सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है, जो इनइक्वालिटी था रिच और पुअर के बीच में वो कम था। फिर एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि कोई भी रिफॉर्म लाने से पहले चाइना में उस रिफॉर्म को, यानी उस चेंज को पहले स्मॉल लेवल पे अप्लाई किया जाता था, फिर उसको अगर ये इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उस रिफॉर्म को पूरे कंट्री में अप्लाई कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजन्स है, जो फैक्टर्स है जिस वजह से चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इतना सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन रिफॉर्म्स वर मेड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जब रिफॉर्म्स लाया गया, क्या रिफॉर्म्स लाया गया, बाई हैंडिंग ओवर प्लॉट्स ऑफ लैंड टू इंडिविजुअल्स फॉर कल्टिवेशन, इट ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल। पहले क्या था, कम्यून सिस्टम था, इसमें सब लोग मिलके एक बड़ा सा लैंड को कल्टिवेट कर रहे थे। फिर देखा गया कि इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो तब क्या किया गया, ये लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंडिविजुअल्स में, है कि नहीं, फॉर यूज़, ओनरशिप के लिए नहीं। तो इसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा, ये चेंज का वजह से इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो ऐसा ही चेंज लाया गया फिर इंडस्ट्रीज़ में भी, और भी फिर कई सारे रिफॉर्म्स इसी के बेसिस पे हुए। तो पहले छोटा लेवल पे कोई चेंज लाया गया, फिर वो चेंज अगर पॉजिटिव होता है तो पूरे कंट्री में अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, दूसरे सेक्टर्स में भी इस तरीके से चाइना में काम हुआ, और इस वजह से ही चाइना इतना सक्सेसफुल हो गया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में रिफॉर्म का बाद हालत और ख़राब हो गया पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स था वो नेगेटिवली प्ले कर गया। इसका रीजंस क्या है, क्यों रिफॉर्म्स का चाइना पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, तो रीजंस यहाँ पे दिया गया है, देखिए। द रीज़न फॉर स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी, चाइना में गरीबी हट चुका था लेकिन रिफॉर्म के बाद फिर से गरीबी आ गया। तो इसका रीजंस ये रहा, पहला रीज़न ये था कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ था और फूड सप्लाई सिचुएशन इम्प्रूव हुआ था, तो वो इम्प्रूव इसलिए नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बढ़ रहा था,
इस वजह से नहीं हुआ था। पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल ग्रोथ इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे गुड हार्वेस्ट, संजोग ऐसा हो गया था, ठीक है, कोइंसिडेंस की बारिश अच्छा हो गया, धूप अच्छा हो गया, ठीक है, और टाइम पे रेनफॉल हो गया तो अच्छा हार्वेस्ट हो गया। लक वाइज, लक का वजह से अच्छा ग्रो कर गया पाकिस्तान, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई टेक्निकल चेंज आया हो, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया हो, इस वजह से पाकिस्तान का आउटपुट नहीं बढ़ा था, ठीक है। तो व्हेन देयर वाज अ गुड हार्वेस्ट द इकोनॉमी वाज इन गुड कंडीशन, एंड व्हेन इट वाज नॉट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शोड स्टैग्नेशन और नेगेटिव ट्रेंड। समझ गए, भगवान भरोसे चल रहे थे ये लोग। पहला रीज़न ये रहा। फिर अगला रीज़न आगे बताया गया है, इसमें बोला गया है कि किसी भी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का आना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का आना, ठीक है। तो कोई भी कंट्री में जो डॉलर्स है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, वो कहाँ से आएंगे? ये कंट्री अगर अपना माल किसी और को बेचेगा तो वो कंट्री इसको डॉलर्स में पे करेगा, यही डॉलर्स तो फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आए इस तरीके से कि वो अपना इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अच्छा डेवलप कर ले, इंडस्ट्रीज़ में कोई सामान बनाए और ये सब सामान को दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दे, तब ये कंट्री पे करेगा। तो इस तरीके से अगर फॉरेन एक्सचेंज आप कमा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। सस्टेनेबल एक्सपोर्ट इसको बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई वरी का बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था वो इस तरीके से नहीं आ रहा था, पाकिस्तान में कुछ और ही खेला था। यहाँ पे क्या हो रहा था, ज़्यादातर देखिए पाकिस्तान में डॉलर्स कैसे आ रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज कैसे आ रहे थे। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग निकल के कहाँ जा रहे थे काम करने के लिए, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते करते ये लोग वापस अपने घर पैसा भेजते थे फैमिली को, ठीक है। तो वो डॉलर्स में भेजते थे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में भेजते थे। तो ये एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये था फॉरेन एक्सचेंज कमाने का पाकिस्तान का कि यहाँ पे जब भी गुड हार्वेस्ट होता था, एग्रीकल्चर अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही वो लोग एक्सपोर्ट करके जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा कमा लेते थे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज ऐसे आता था यहाँ पे। तो ये एग्रीकल्चर तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो गया, समझ रहे। एग्रीकल्चर अगर अच्छा नहीं हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग डाउन चला जाएगा। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि क्यों पाकिस्तान में रिफॉर्म्स अच्छे से काम नहीं कर पाया, क्योंकि इसका बुनियाद ही बहुत ही कमज़ोर था। यहाँ पे लिखा है देखिए, इन पाकिस्तान मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स केम फ्रॉम रेमिटेंसेस, ज़्यादातर अर्निंग्स रेमिटेंस से आया, और एक्सपोर्ट ऑफ हाईली वोलाटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये दो रीजन से आया जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कहाँ से आना चाहिए? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से आना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न है देयर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स ऑन द अदर। पाकिस्तान लोन पे लोन लिए जा रहा था दूसरे कंट्रीज से और वापस पे नहीं कर पा रहा था, डिफ़िकल्टी भी बढ़ते जा रहा था। तो ये भी रीज़न है कि क्यों पाकिस्तान में रिफॉर्म्स अच्छे से प्ले आउट नहीं हो पाया। हाउएवर पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहा है और इसका ग्रोथ सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे कुछ बताया है, जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% है, जो कि पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रहा है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब अच्छा लेवल से ग्रो कर रहे हैं, वो यहाँ पे बताया है। तो इतना आपको याद नहीं रखना, जितना अंडरलाइन किए हैं उतना तैयार रखिए, काफ़ी होगा। बस इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। कंक्लूजन में वही पूरा चैप्टर का समरी लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो खुद से रीडिंग दे सकते हैं। तो पाकिस्तान का हालत ख़राब होने का रीजंस यहाँ पे अच्छे से समराइज़ किया हुआ है। देखिए, सबसे पहला पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, समझ गए, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड अलॉन्ग विथ वोलाटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब कुछ रीजन है जिस वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है। बस मैं तैयार रखिए। और यहाँ पे भी एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, टेबल दे देंगे, बोलेंगे एनालाइज कीजिए। तो ये टेबल देखिए क्या है, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट्स टू इंडिया। इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, 2004-05 में इतने रुपए का माल एक्सपोर्ट करता था, फिर 2018-19 में अभी इतने लेवल का, इतने रुपए का माल एक्सपोर्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, ठीक है। वही चाइना का बात करें तो इंडिया चाइना को इतने रुपए का माल बेचता है, और बेचता था 2004-05 में, और अभी इतने रुपए का माल बेचता है 18-19 में। तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर बात करें इंपोर्ट का कि इंडिया पाकिस्तान से कितने का माल खरीदता है, तो इतने का माल खरीदता था पहले। तो हम लोग ज़्यादा बेचते थे, पाकिस्तान को कम खरीदते थे।
अच्छा है ये, ठीक है। फिर उसी तरीके से 2018-19 में भी इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी कम रुपए का माल खरीदता है, बेचता लेकिन काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। वहीं चाइना का अगर बात करें तो चाइना से इंडिया इतने रुपए का माल मंगाता था और अभी इतने रुपए का माल मंगा रहा है। तो इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है 10%, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। हम लोग उसको बेच तो रहे हैं, एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ रेट है वो 2.6% है, लेकिन इंपोर्ट करने का ग्रोथ रेट 10.3% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा डिपेंडेंस चाइना पे ठीक नहीं है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आंसर हम दे दिए वेबसाइट में, इसको आपने देख लीजिएगा एक बार, जो बोले उतना ही लिखा हुआ है उसमें। रिकैप में कुछ नहीं है खास बात, आप खुद से रीडिंग कर लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आंसर हम अंडरलाइन कर दिए हैं और जो बचा कुचा होगा वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में ये दो छूटा हुआ था, बताइए इसका आंसर। ग्रोथ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा कंट्री में हुआ है? चाइना में। सर्विस सेक्टर का वजह से ग्रोथ इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये बताइए मैटरनल मोर्टिलिटी रेट किस में ज़्यादा है, कहाँ पे माँ ज़्यादा मरती है? चाइना में, ये पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। फिर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोग कहाँ पे ज़्यादा है? इंडिया में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि आप बिना चैप्टर पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। लास्ट ईयर इस चैप्टर से काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। रिफॉर्म्स इन डैश वॉट इंट्रोड्यूस इन 1978, ये तो हो गया था, कहाँ पे? चाइना में रिफॉर्म्स किया गया। बस इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। ये पूरा जो अंडरलाइन PDF है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस चैप्टर का नोट्स भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी सब वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो 3 काम कर दीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आप उनको देखिए, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।